चलो, पिछले वाली क्लास तक हम लोग डाइपोल मोमेंट डिस्कस किए थे बेटा, है ना? यस सर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पहले स्टेबिलिटी, फिर बाद में मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। स्टेबिलिटी का ऑर्डर किसी को कुछ पता है? कौन ज्यादा स्टेबल होता है, कौन कम स्टेबल होता है, बताओ जल्दी से। अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं, विच वन इज मोर स्टेबल, विच वन इज लेस स्टेबल, जिसको जितना पता है उतना बता दो। सिस ट्रांस में कौन ज्यादा स्टेबल होता है? दो चीजें पढ़ा रहे हैं ना अभी तक, सिस और ट्रांस पढ़ा रहे हैं, है ना? तो सिस ट्रांस में कौन ज्यादा स्टेबल होता है? ट्रांस ज्यादा स्टेबल होता है, हाँ ना? यस सर। ट्रांस ज्यादा स्टेबल होता है, जनरली ट्रांस ज्यादा स्टेबल होता है। बट होगा क्या, हम लोगों के पास ऐसा कुछ लिखा है CH3 C डबल बॉन्ड, यहाँ पे हम लोगों के पास CH3 है, ये H और ये H, कौन सा फॉर्म है ये? सिस। ट्रांसफॉर्म कैसा होगा बेटा? C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे CH3 होगा, ये वाला CH3 इधर, यहाँ पे एक H और यहाँ पे H, ठीक है ना? ऐसे होता है बेटा। तो इन जनरल जो CH3 ग्रुप है वो कैसा है बेटा? बल्की ग्रुप है, ये बल्की ग्रुप है, ये बल्की ग्रुप है। तो इनके बीच में क्या होगा बेटा? इनके बीच में होगा रिपल्सन। इस रिपल्सन की वजह से सिस फॉर्म कैसा होता है? कम स्टेबल होता है, और ट्रांसफॉर्म जो होता है वो कैसा होता है बेटा? ज्यादा स्टेबल होता है। तो इन जनरल ट्रांस का स्टेबिलिटी कैसा होता है बेटा? मोर देन सिस। ये जो ऑर्डर हो गया वो जनरल स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो गया। यहाँ तक समझने में किसी को कोई समस्या है ना? सिस फॉर्म में क्या होगा बेटा? रिपल्सन ज्यादा होगा ट्रांसफॉर्म के कंपैरिजन में, क्योंकि सिस फॉर्म में दो बल्की ग्रुप पास पास रहते हैं, है ना? ऐसे लिखते हो ना सिस फॉर्म। ट्रांस में कैसा हो गया? अपोजिट साइड चला गया, ये CH3 इधर है, ये वाला CH3 इधर है, कोई रिपल्सन नहीं होगा इनके बीच में। तो इस वजह से ट्रांसफॉर्म कैसा होगा? ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है? देखो, अगर ये दोनों ग्रुप जो हम लोग लिखे हैं, ये दोनों ग्रुप, इफ दीज टू ग्रुप्स शोज अट्रैक्शन, अगर ये दोनों ग्रुप क्या करते हैं बेटा? इनके बीच में अगर अट्रैक्शन का फोर्स हुआ, जरूरी थोड़ी रिपल्सन ही होगा, अट्रैक्शन भी हो सकता है कि नहीं हो सकता? अगर इनके बीच में अट्रैक्शन का फोर्स हुआ तो क्या हो जाएगा बेटा? तो जो ट्रांसफॉर्म होगा वो ज्यादा स्टेबल हो जाता है सिस फॉर्म। ट्रांसफॉर्म का स्टेबिलिटी कैसा होता है? ज्यादा होता है। सिस फॉर्म से अगर ये दोनों ग्रुप कैसा होता है? अट्रैक्टिंग ग्रुप होते हैं। अभी तक हम लोग बात कर रहे थे दोनों ग्रुप एक दूसरे के लिए रिपल्सन शो करेंगे, अगर ये दोनों ग्रुप एक दूसरे के लिए क्या करते हैं? अट्रैक्शन शो करते हैं, तो सिस फॉर्म जो होगा उसका स्टेबिलिटी कम हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म का स्टेबिलिटी कैसा हो जाएगा? ज्यादा स्टेबल हम लोगों को मिलते हैं। अट्रैक्शन किस वजह से हो सकता है? अगर हम लोग बातें करें अट्रैक्शन की, तो अट्रैक्शन किस वजह से हो सकता है बेटा? अट्रैक्शन हो सकता है दो वजह से। सबसे पहली बात H बॉन्डिंग हो सकती है, हाँ या ना? हाइड्रोजन Yes. बॉन्डिंग हो जाए, ठीक है ना? H बॉन्डिंग होगा तो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। दूसरा तरीका बेटा और क्या हो सकता है? दूसरा हो सकता है आयन डाइपोल अट्रैक्शन। दूसरा क्या होगा बेटा? अगर आयन डाइपोल अट्रैक्शन है तो भी हो सकता है। कौन सा वाला आयन डाइपोल हो सकता है बेटा? कौन सा आयन और डाइपोल तुम्हारे लिए हो सकता है? आयन हो सकता है कौन सा वाला बेटा? OH2 प्लस NH3 प्लस, ठीक है ना? NMe3 प्लस प्लस तो देखी जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आयन पे, ठीक है? डाइपोल कौन कौन हो सकता है बेटा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। आयोडीन नहीं होगा, आयोडीन का जो बॉन्ड होता है उतना ज्यादा पोलर नहीं होता, उसका साइज बहुत बड़ा होता है इस वजह से, ठीक है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाता है। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इसके साथ में कुछ और बहुत सारे डाइपोल्स हो सकते हैं, CHO लिख सकते हो, OMe लिख सकते हो, है ना? इसके जैसे बहुत सारे ग्रुप्स तो डाइपोल होते हैं, ठीक है ना? H बॉन्डिंग तो तुम लोग जानते हैं। H बॉन्डिंग कौन सा वाला हाइड्रोजन करेगा? H बॉन्डिंग में डाइपोल, हाँ बहुत सारे ETCM लिख दिए, बहुत सारे ग्रुप्स हो सकते हैं जो क्या करेंगे? जो डाइपोल की तरह एक्ट करेंगे। एक तरफ आयन चाहिए, दूसरा डाइपोल बहुत सारे हैं। COH लिख सकते हो, OH लिख सकते हो, CH, बहुत सारे ग्रुप हो सकते हैं, ठीक है ना? तो अगर ऐसा होगा तो कैसा होगा? अट्रैक्टिंग ग्रुप होगा, स्टेबिलिटी कैसा होगा? ज्यादा होगा, ठीक है? जैसे बोला मैं तुम लोगों से C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे हम लोगों के पास OH है और यहाँ पे मैं OH लगाया हुआ, तो कौन सा वाला फॉर्म हो गया बेटा? ये सिस फॉर्म। ट्रांसफॉर्म कैसा होगा? C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे H, इधर आएगा OH, इधर OH, और यहाँ पे कैसा रहेगा बेटा? H कौन ज्यादा स्टेबल है? अभी ये हम लोगों के पास ट्रांसफॉर्म है और वो वाला फॉर्म कैसा है बेटा? सिस। अभी ज्यादा स्टेबल कौन है? सिस फॉर्म इज मोर स्टेबल देन ट्रांसफॉर्म। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्यों? क्योंकि इनके बीच में क्या हो जाएगा बेटा? इनके बीच में H बॉन्ड है, ठीक है ना?
अगर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है तो कभी भी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की वजह से स्टेबिलिटी नहीं बढ़ती, क्योंकि डाइपोल जो होगा इस कार्बन के साथ में होगा ना। ठीक है, मैं भी एग्जांपल लिखूंगा उससे तुम्हें समझ में आ जाए। तो एक तरफ आयन चाहिए, दूसरी तरफ क्या चाहिए लोगों को, डाइपोल चाहिए। ये कॉपी कर लो पहले जितने लोगों को बैठे हैं जल्दी से, जिनको करना है फिर आगे बताते हैं इससे आगे कहानी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से है, लेकिन स्पेसिफिकली लिख रहे हैं ना एच बॉन्डिंग, क्लोरीन ऑक्सीजन हाइड्रोजन। बाइपोल तो है ही वो, हाईली पोलर मॉलिक्यूल होगा जहाँ पे हाइड्रोजन फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन से होगा। ये कॉपी कर लिया इतना आप लोगों ने, नहीं किया? मैं कुछ क्वेश्चंस लिखूंगा उनको बताना आपको। लिखो, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। पहला क्वेश्चन बेटा, बताओ सुरेंद्र। पहला वाला क्वेश्चन, कौन ज्यादा स्टेबल? सेकंड। ए और बी, 6 ट्रांस में कौन है सोलो वाटर ट्रांस? दूसरा वाला क्वेश्चन, दूसरा वाला बी, तीसरा वाला ट्रांस, तीसरा वाला ए। ओके ओके सर। क्यों बेटा? डाइपोल की साइज छोटा होता है तो फ्लोरीन में क्या होता है, साइज छोटा होने से इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन ज्यादा हो, साइज बड़ा होने से इस तरह के गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बताओ जल्दी से। देखो एक्चुअल में क्या होगा, ये वाला इनमें से एक फ्लोरीन इसका तो रेजोनेंस करेगा कि नहीं करेगा, दूसरा करेगा कि नहीं? क्या कंप्लीट रेजोनेंस होगा ऐसे? नहीं होगा ना, नहीं होगा। वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है फ्लोरीन के पास में। क्लोरीन के पास में क्या होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। तो क्लोरीन के पास में वैकेंट डी ऑर्बिटल होने की वजह से होगा क्या बेटा, एक सीएल इधर, एक सीएल इधर, जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर, इसने यहाँ दिया, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर जाएगा, तो इसका रेजोनेंस बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा बेटा। रेजोनेंस कैसा बनेगा, ऐसा कुछ, ये वाले सीएल पे कैसा आएगा, नेगेटिव, ये वाले सीएल पे कैसा आएगा, पॉजिटिव। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा तुम लोगों को, कोई समस्या? इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाओगे तो कैसा देखेगा बेटा, ये वाला सीएल पार्शियल पॉजिटिव, ये वाला सीएल पार्शियल, हो गया अट्रैक्शन, इस वजह से। समझ आया या नहीं आया? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है सीएल वाला, बाकी तो कुछ दिक्कत नहीं थी, सीएल वाले में थोड़ा सा एक अलग बिहेवियर दिखते हैं। इसके नीचे बताओ बेटा, COH ए वाला क्योंकि H बॉन्डिंग होगा, यस सर। ऊपर वाले हैं बेटा
ए और बी में, हाँ ए होगा तो क्या H बॉन्डिंग होगा, H बॉन्डिंग होगा ना, फ्लोरीन H के साथ में कर लेगा भाई, फ्लोरीन पर नेगेटिव है और H पे कैसा है बेटा, पॉजिटिव H बॉन्डिंग होगा। इनमें 5 में ट्रांस किसेस और yes, स्टेबल होता है बेटा 8 से 11 से ज्यादा स्टेबल होता है, लिखवा इसे yes, 12 करंट पे जाके ट्रांस ज्यादा स्टेबल, yes, लिखो 8 से 11 कार्बन 6 का स्टेबिलिटी ज्यादा, 8 से 11 6 मोर स्टेबल देन ट्रांस, 12 से ऊपर 12 और उससे ऊपर प्रोडक्ट कैसा होगा, ट्रांस मोर स्टेबल देन 6। समझ आ रहा है बेटा आप लोगों को या नहीं आ रहा है ये बताओ, yes sir, सभी को क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को इसको समझने में? no sir, तो स्टेबिलिटी समझ गए, कोई दिक्कत नहीं हुई। इसके आगे लिखो बेटा मेल्टिंग, फिर लिखो बॉइलिंग पॉइंट। तुम लोग बताओ बॉइलिंग पॉइंट किस फैक्टर पर डिपेंड करता है? देखो बेटा सबसे पहला बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट जो पोलर होगा उसका ज्यादा होता है किससे, नॉन पोलर से, आया ना? तो सबसे पहला किस पर डिपेंड करेगा, म्यू पे, आया ना? बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइपोल मोमेंट, जिसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, यस और नो सर, क्लियर है यहाँ पे? yes sir, ठीक है। अगर हम लोगों के पास में कोई मॉलिक्यूल पोलर है या फिर मेरे पास अगर कोई मॉलिक्यूल कैसा बेटा नॉन पोलर, तो नॉन पोलर के अंदर बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, मास मतलब नया 1 किलो पानी 2 atomic किलो पानी किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, 2 किलो का ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट। नहीं तो क्यों इतनी जल्दी बोल दिया, देखो कितने लोग बताते 2 किलो का ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा पूछ रहे हैं। 1 किलो पानी 2 किलो पानी में सिद्धांत किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, सिद्धांत? yes sir, 1 किलो पानी 2 किलो पानी में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है? sir सेम ही रहेगा ना approx, क्या पचौरी सेम रहेगा। सेम ही रहेगा है, मास मतलब बोल रहे हैं कि अलग अलग कंपाउंड हो गया, तो मास होता नहीं 1 किलो पानी मास बोलो सब, तुमने तो लिखा था मास 1 किलो पानी 2 किलो पानी, नहीं बात कर रहे हैं, एक कंपाउंड उठाओ दोनों का मास मतलब एक एक मॉलिक्यूल का मास कंपेयर करना है, जिस मॉलिक्यूल का मास ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। कहने का मतलब ये कि CH4 से किसका ज्यादा होता है बेटा, CH4 से ज्यादा होगा C2H5 का, C2H6 का ना, ज्यादा होगा C3H8 का, ऐसे बात कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा तुम्हें? yes sir, मास बोल दो कि सर ने मास के इक्वल लिखवा दिया। ठीक है, दूसरी बात जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डायरेक्टली पोस्ट होता है किसका, सरफेस एरिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। ठीक है ना, सरफेस एरिया मतलब इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग, ब्रांचिंग अगर बढ़ेगी तो सरफेस एरिया कम होता है, ब्रांचिंग अगर बढ़ेगी तो सरफेस एरिया क्या होता है बेटा, कम होता है ना? पढ़ो ना ऐसा, पेंटेन कितने हो गए, 5 ही लिख दिया है। तुमसे पूछा आइसोपेंटेन, तुमसे बोले नियोपेंटेन, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, किसका ज्यादा होगा बेटा, पेंटेन का, उससे कम आइसोपेंटेन, सबसे कम नियोपेंटेन, है ना? जानते हो ना, क्योंकि जैसे ब्रांचिंग होगा वो कैसा हो जाएगा, स्फेरिकल शेप ले लेगा, और स्फीयर का सरफेस एरिया कैसा होता है, कुछ सबसे कम कम होता होता है, है। स्फीयर का सरफेस एरिया कैसा होता है, सबसे कम होता है, तो सरफेस एरिया कम होता जाएगा, सरफेस एरिया कम होगा इसका मतलब मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर yes, मेरे पास में कोई मॉलिक्यूल कैसा है बेटा, पोलर है, अगर मेरे पास में कोई मॉलिक्यूल कैसा है, पोलर मॉलिक्यूल, तो विद इन पोलर मॉलिक्यूल मेल्टिंग पॉइंट इज सबसे पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू,
या फिर मेल्टिंग पॉइंट बात कर रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू, ठीक है। दूसरा कहानी है जो बॉइलिंग पॉइंट होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच बॉन्डिंग। किस पर डिपेंड करेगा बेटा? एच बॉन्डिंग। एच बॉन्डिंग में मैं लिख सकता हूँ किस पर डिपेंड करेगा बेटा? स्ट्रेंथ ऑफ एच बॉन्डिंग पे। किस पे? स्ट्रेंथ ऑफ एच बॉन्डिंग। जहां पे एच बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा वहां पे बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। जैसे हम लोगों के पास अल्कोहल से ROH, इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है किससे? RnH2 से, है ना? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? जैसे तुम लोगों से पूछा है तो RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, RCHO, RCOR, ROH, RnH2, इनमें क्या होगा बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर? सबसे ज्यादा किसका होगा बेटा? RCOH का। देखा तो सबसे ज्यादा किसका होगा? RCOH का, उसके बाद अल्कोहल का, उसके बाद अमीन्स का। एल्डिहाइड कीटोन में एच बॉन्डिंग होती है कि नहीं होती? एल्डिहाइड में एच बॉन्डिंग होगी कि नहीं होगी? नया नहीं होगी ना, क्योंकि हाइड्रोजन कार्बन से कनेक्ट है, ऑक्सीजन थोड़ी है। कीटोन में होगी कि नहीं होगी? कीटोन में भी नहीं होगी। अगर सेम मास का कंपेयर करेंगे तो ज्यादा किसका होता है? एल्डिहाइड का, उसके बाद कीटोन का। ठीक है बेटा? अच्छा ये बताओ कि अगर मैं सॉल्युबिलिटी की बात करूं, अब इसी को मैं वापस आऊंगा सॉल्युबिलिटी। एक छोटा सा क्वेश्चन तुम लोगों से है कि ROH और RnH2 में किसका सॉल्युबिलिटी ज्यादा होता है? पानी में किसका ज्यादा होता है बेटा? RnH2 का। सॉल्युबिलिटी इन वाटर जो होता है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ एच बॉन्डिंग पे। किस पर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ एच बॉन्डिंग। नंबर ऑफ एच बॉन्डिंग पर डिपेंड करता है। नंबर ऑफ एच बॉन्डिंग किसके केस में ज्यादा होता है? RnH2 के केस में होता है। जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो स्ट्रेंथ ऑफ एच बॉन्डिंग पर डिपेंड करता है और सॉल्युबिलिटी नंबर ऑफ एच बॉन्डिंग पर डिपेंड करता है। जहां एच बॉन्डिंग ज्यादा होगा वो ज्यादा सॉल्युबल होता है, इसलिए अमीन्स आर मोर सॉल्युबल इन वाटर देन अल्कोहल्स। सॉल्युबिलिटी अमीन्स का ज्यादा होता है और मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल्स का ज्यादा होता है। ठीक है सर, लिख दिया ये सब कहानी। इधर क्लियरली समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये सब कहानी जो लिखे हमने? कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं है? तो दिक्कत तो नहीं किसी को इसको समझने में? नो सर। क्या बॉइलिंग पॉइंट बता रहा? तुम सॉल्युबिलिटी नहीं बता मुझसे पूछ रहे हो तो। H2HF NH3 का ऑर्डर। हाँ तो H2HF NH3 काउंट होता है। H2O का ज्यादा होता है, फिर HF होता है, फिर NH3 होता है। जो ऑर्डर होता है सबसे ज्यादा होता है H2O का मेल्टिंग पॉइंट, फिर होता है HF का, फिर होता है NH3 का। हाँ हाँ बॉइलिंग पॉइंट ही बता। देखो तुम जो बोल रहे हो ना H2O, HF, NH3, ठीक है, नंबर ऑफ एच बॉन्डिंग यहाँ ज्यादा है, यहाँ सबसे कम है। एक्चुअल में जो हम लिखा रहे हैं ना तुम्हें, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लिखा है वो, क्योंकि ये तो मिलता नहीं है। क्लोरीन मिलेगा तो एच बॉन्डिंग नहीं होता। क्या होता है? अगर किसी कंपाउंड पे क्लोरीन लगा हुआ है तो क्लोरीन के साथ में एच बॉन्डिंग करेगा वो? नो सर। वहाँ तो एच बॉन्डिंग नहीं होता ना, तो होता है कि नहीं होता? नहीं होता। तो होते जैसे CH3F है, CH3F का तो मेल्टिंग पॉइंट कंपेयर करने लगो ROH साथ में, किसका ज्यादा होगा? क्यों? क्योंकि यहाँ एच बॉन्डिंग हो रही है, यहाँ एच बॉन्डिंग नहीं हो रही है। ये किससे करेगा एच बॉन्डिंग? भाई बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है? CH3F के दो मॉलिक्यूल को कंपेयर करना आपस में। तो ना तो इसके पास ऐसा H है जिसपे पॉजिटिव है, ना इसके पास ऐसा H है जिसपे पॉजिटिव है। क्लोरीन के पास बिल्कुल नेगेटिव चार्ज है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसको हाइड्रोजन नहीं मिल रहा पॉजिटिव चार्ज वाला। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? जो हम लिख रहे हैं वो ऑर्गेनिक का कहानी लिख रहे हैं। अगर एक्चुअल में दोनों चीजें देखी जाती है, एक्चुअल में हम लोगों को दोनों चीजें देखनी पड़ती है, एक्सटेंट ऑफ एच बॉन्डिंग और स्ट्रेंथ ऑफ एच बॉन्डिंग। कितना ज्यादा बन रहा है, जैसे यहाँ पे बनेगा 3 एच बॉन्डिंग, 3 होगा 4 होगा? एच देखे 3 है
यहाँ पे 2 है वहाँ 1 है, स्ट्रेंथ किसका आ जाए, इसका, उससे कम इसका, फिर इससे इसका, दोनों का रिजल्टेंट निकालते हैं, ऑर्डर आता है H2 HF ये ऑर्डर होता है। दोनों का रिजल्टेंट निकालोगे एक्सटेंट का और स्ट्रेंथ का, तो रिजल्टेंट निकल के आता है H2 HF सर अभी तो आप बोले तो क्लोरीन होगा, वो H बॉन्डिंग नहीं करेगा। मतलब तुम सुनते नहीं हो, क्या करें, हम बोल रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं करेगा, ऑर्गेनिक में जब कार्बन से लगा होगा क्लोरीन तो जैसे CH3F और CH3F का दूसरा मॉलिक्यूल वो आपस में H बॉन्डिंग नहीं करेगा, लेकिन CH3F को पानी में डालोगे तो H बॉन्डिंग करेगा, क्लोरीन पर नेगेटिव है और पानी में जो हाइड्रोजन उससे पॉजिटिव है करेगा, क्या दिक्कत है। हम बोल रहे हैं कि आपस में H बॉन्डिंग नहीं करेंगे, जो हाइड्रोजन कंपाउंड्स होते हैं वो आपस में H बॉन्डिंग नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास हाइड्रोजन विद पॉजिटिव चार्ज नहीं होता, ये बोल रहा हूँ, ठीक है। सुनो, बट जो हम लोग कहानी लिख रहे हैं, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है दैट इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ OH ग्रुप्स, नंबर ऑफ OH ग्रुप, जितना ज्यादा OH ग्रुप होगा उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है ना। OH हो या NH2 ग्रुप हो, ठीक है ना, OH ग्रुप हो या फिर कैसा हो NH2, दोनों ही होगा तो कैसा होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ OH and NH2 ग्रुप्स। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो जैसे मैं ऐसा बोल सकता हूँ, हम लोगों के पास एक कंपाउंड, यहाँ पे एक OH है, दूसरा कंपाउंड इसमें 2 OH है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, जिसके पास 2 होंगे। या फिर मैंने ऐसा लिखा, मेरे पास में एक OH है, इसमें OH भी है और NH2 भी है, किसका ज्यादा होगा, हम लोग बोल सकते हैं NH2OH, दोनों होगा तो H बॉन्डिंग ज्यादा हो जाएगा, एक्सटेंट ऑफ H बॉन्डिंग ही बढ़ रहा है, ठीक है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा तुम लोगों को? देखो दूसरा कहानी है कि अगर इफ OH and NH2 are same, OH and NH2 are same, अगर OH और NH2 ग्रुप सेम है तो बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग। इंट्रामोलिकुलर जानते हो कि नहीं जानते तुम लोग? H बॉन्डिंग कितने तरीके का होता है? 2 तरीके का, एक इंटरमोलिकुलर और दूसरा इंट्रामोलिकुलर, ठीक है ना। कैसा बेटा? इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर, ठीक है। इंटरमोलिकुलर क्या होता है बेटा? इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग क्या रहता है? जो 2 मॉलिक्यूल्स इंटरमोलिकुलर बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स, और इंट्रा क्या होता है? विद इन द मॉलिक्यूल, ठीक है ना। Yes. इंटर बिटवीन मॉलिक्यूल्स और इंट्रा विद इन द मॉलिक्यूल, ठीक है। देखो कहानी ये है कि मान लो तुम लोग घर से 10 रुपए लेके चले, गरीब लोगों को 10 ही लेके चलो, क्या ज्यादा लेके आते हो, 10 रुपए लेके चले बेटा, 2 जगह है, एक दुकान ए पे गए एक बी पे गए, तो ऐसा ही कुछ होगा ना। मान लो अगर तुमने यहाँ पे 5 रुपए खर्च कर देते, यहाँ 5 करोगे, या अगर 6 किए तो यहाँ पे कितना करोगे, है ना। कहने का मतलब ये है कि अगर तुम लोगों ने, मान लो ये फोर्स कौन सा वाला है, हम लोग बोल रहे हैं कि ये फोर्स कौन सा वाला है, ये इंट्रा है, ये कौन सा वाला है बेटा? एक इंटर। अगर इंट्रा स्ट्रॉन्ग होगा तो इंटर कैसा होगा बेटा? इंटर कैसा हो जाता है? वीक हो जाता है, एंड वाइस वर्सा। अगर ये वीक है तो वो कैसा होगा बेटा? वो स्ट्रॉन्ग होगा। तो एक्चुअल में बॉइलिंग पॉइंट किस पर डिपेंड करता है? बॉइलिंग पॉइंट किस पर डिपेंड करता है बेटा? इंटरमॉलिकुलर फोर्स पे। किस पर डिपेंड करेगा? इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर डिपेंड करेगा, हाँ या ना? किस पर डिपेंड करेगा बेटा? इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर डिपेंड करेगा। जहां इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो वहां पे बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो इंट्रा अगर होगा, जितना इंट्रा बढ़ेगा उतना इंटर कैसा हो जाएगा? वीक होता चला जाएगा, ठीक है। इस वजह से इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंट्रामॉलिकुलर रेस्पॉन्डिंग। तो इसमें तुम लोगों से बोलो, हम लोग ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, पढ़े हो कि नहीं पढ़े? किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है? पैरानाइट्रो का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंट्रामॉलिकुलर बॉन्डिंग प्रेजेंट है, इंट्रामॉलिकुलर हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट कैसा हो जाएगा? कम। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसमें 2 OH ग्रुप लगा दे होता
OH ग्रुप सेम कर दिया मैं, यहाँ OH लगाया, एक OH पड़ोस में लगा दिया, और ऐसा कुछ लगाया होता बेटा, एक OH यहाँ पे और एक OH यहाँ पे, तो किसका ज्यादा होगा? उसी का ज्यादा होता यस है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है बेटा, यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग होता है, यहाँ पे क्या होता है, इंट्रामोलिकुलर H। कोई दिक्कत? नो सर। सर। एक और एनसीईआरटी का क्वेश्चन लिखे, तुम अरेंज कर लेना। इनमें बताओ, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, एसीबी की एबीसी? एसीबी सीक्रेट में ज्यादा बता रहे बोले, मल्टी पॉइंट थोड़ी पूछा है तुमसे। ए का सबसे ज्यादा हो, ए का सबसे ज्यादा हो, बिल्कुल सही बात है। बी और सी में देखो, ये तो इसका डाइपोल मोमेंट देखो बेटा, इसका 0, इसका कितना होगा बेटा, म्यू, इसका निकलेगा मोर देन म्यू, जिसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा हो उसका। तुम जो ऑर्डर बता रहे हो किसका बता रहे हो, मेल्टिंग पॉइंट का। मेल्टिंग पॉइंट में उल्टा ऑर्डर है बिल्कुल। पैकिंग पर डिपेंड करेगा, पैकिंग उससे पहले उसको ज्यादा उसका, इन दोनों में कोई भी सिमेट्रिक नहीं है, ये इसका पोलरिटी ज्यादा फिर भी उसका ज्यादा होता है। चलो मैटिक पॉइंट लिखेंगे हम, इतना हो गया, समझ में आ रहा है चीजें सारी। बी वाला कैसे सिमेट्रिक हो रहा है, कौन सा वाला कार्बन से बताओ, ये इधर इधर, तो सिमेट्रिक कहाँ हो जाएगा, ये किससे पास होगा, ये पास करा होगा तो सिमेट्रिक हो रहा है। हाँ तो इसी वजह से ज्यादा हो जाएगा, थोड़ा सा सिमेट्री मिल रहा है उसमें। ठीक है सर, सुनो, ये सब कहानी क्लियर है सभी को? क्वेश्चन लिख रहा हूँ बेटा, अरेंज द फॉलोइंग इन बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर, अरेंज द फॉलोइंग इन बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर, बी के ऑर्डर में बेटा तुम लोगों को अरेंज करना है, अरेंज द फॉलोइंग इन बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर। पहला क्वेश्चन लिखो बेटा, क्या कह रहे थे? हाँ किसका, बॉइलिंग पॉइंट 448 443 थोड़ा सा इसके ज्यादा दिए, पैरा का ही गिवन है बेटा ज्यादा, और तो पैरा बेटा इसको लिख लो फिर तुम लोग सही से, एक सेकंड, इसका जो ऑर्डर दिया है वही दिया बेटा, और तो देन पैरा देन मेटा। एग्जैक्ट आंसर 453 446, इसका दिया 446, इसका दिया 448। ये लो, मेल्टिंग पॉइंट में भी रिवर्स ऑर्डर दिया ना,
323, 256, 249 उसके भी उल्टे दिए, कुछ रीजन नहीं होगा, इसका रीजन कुछ नहीं, इसलिए डेटा दिया ना उसका। सुनो, इनको अरेंज करो आप लोग पहले, इनको अरेंज करो। इनको अरेंज करो, पहले बेटो ए का ज्यादा होगा कि बी का ज्यादा होगा बेटा? देखो यहाँ पर डायरेक्शन क्या होगा, ये यहाँ पे डायरेक्शन ये, डायरेक्शन इसका ये है और इधर उल्टा, जिसका डायपोल मोमेंट ज्यादा उसका ज्यादा, इसमें किसका ज्यादा होगा? यहाँ डायरेक्शन ये और यहाँ पर डायरेक्शन उल्टा, इधर डायरेक्शन ये इधर डायरेक्शन है, तो किसका ज्यादा हो गया? बी। यहाँ पे डायरेक्शन CL की तरफ और यहाँ डायरेक्शन ये CL की तरफ, ये भी CL की तरफ, अपोजिट हो रहा है इसलिए इसका ज्यादा। यहाँ डायरेक्शन क्या होगा? CL की तरफ और ये भी कार्बन की तरफ, यहाँ पे CL की तरफ और ये इस कार्बन की तरफ, कितना ज्यादा होगा? इन दोनों में 5 में बेटा, यहाँ OH है H बॉन्डिंग होगा, इसमें H बॉन्डिंग नहीं होगा, यहाँ NH है H बॉन्डिंग होगा, यहाँ पे N के पास H नहीं है, ठीक है? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत? अल्कोहल्स वगैरह में इनमें डिग्री बढ़ाएं तो क्या होगा? चार कार्बन है ना, अब किसका ज्यादा होगा? पहले वाले का ज्यादा होगा, क्यों? जो ब्रांचिंग हो रही है सरफेस एरिया कम होता है। कॉपी करो, हो गया बेटा? ये यस सर। किसी को इसको समझने में दिक्कत तो नहीं है? No, sir. ये बताओ बेटा, मेल्टिंग पॉइंट कैसे हम लोग बताएंगे? मेल्टिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेटा क्या? लैटिस एंथैल्पी। और किस पर डिपेंड करता है? लैटिस एंथैल्पी पे डिपेंड करता है, ठीक है ना? यानी हम लोग बोल सकते हैं कि पैकिंग पर डिपेंड करेगा, पैकिंग पे कितना अच्छा पैकिंग, पैकिंग का मतलब किस पर डिपेंड करेगा बेटा? सिमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल पर डिपेंड करेगा। किस पर डिपेंड करेगा बेटा? सिमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल पर डिपेंड करेगा। अगर मैं तुमको सिंपल तुम लोगों से बात करूं सिस ट्रांसफॉर्म के बारे में, तो ये हम लोगों के पास क्या होता है बेटा? सिस फॉर्म होता है, और ये हम लोगों के पास क्या होता है बेटा? ट्रांसफॉर्म होता है। कौन सा लगा था? सिमेट्रिक होता है। सिस फॉर्म में कोई एलिमेंट ऑफ सिमेट्री होता है कि नहीं होता? टोटल 4 एलिमेंट ऑफ सिमेट्री में डिस्कस करूंगा कल तुम लोगों से, कल मैं ऑप्टिकल पे पहुंच जाऊंगा। उन 4 में से चारों को चारों से प्रेजेंट होते हैं। जो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री डिस्कस करूंगा, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री कितना डिस्कस करूंगा तुम लोगों से? 4 एलिमेंट ऑफ सिमेट्री डिस्कस करूंगा, इसमें ऑल 4 आर प्रेजेंट, चारों के चारों इससे प्रेजेंट होते हैं। इसमें क्या होता है बेटा? ओनली 2 एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री आर प्रेजेंट, 2 एलिमेंट ऑफ सिमेट्री इसमें तुम्हें मिल जाएंगे।
ज्यादा सिमेट्रिक कौन होता है बेटा? ट्रांसफॉर्म ज्यादा सिमेट्रिक होते हैं सिस से। इस वजह से मेल्टिंग पॉइंट जो रहता है वो किसका ज्यादा होता है? ट्रांस का ज्यादा होता है। किससे? सिस फॉर्म से। मैक्सिमम टाइम ये ऑर्डर फॉलो होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पोलरिटी की बातें बाद में होंगी। सब कुछ एक जैसे तो हम लोग बात कर सकते हैं पोलरिटी के लिए। तो मैक्सिमम टाइम क्या होगा? ट्रांसफॉर्म का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है किससे? सिस फॉर्म से, ठीक है। दूसरा हम लोग जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था उसको कंसीडर करेंगे ही करेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है ना। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो क्या होगा? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ, जैसे हम लोग ब्रांचिंग कर रहे थे, मेल्टिंग पॉइंट में सेम ही चेंज आते हैं जैसे बॉइलिंग पॉइंट में आते थे, बिल्कुल इस तरह उसी की तरह चेंज आते हैं। जैसे हम लोग जैसे मेल्टिंग पॉइंट का अल्कोहल का ज्यादा होता है, किससे? एच बॉन्डिंग वाला, सारी चीजें सेम होंगी। अलग अलग को जब कंपेयर करेंगे तो एच बॉन्डिंग ज्यादा होगी और मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर डिपेंड करता ही करता है, ठीक है। इसके आगे एक और पॉइंट जो डिस्कस करने लायक है वो ये है, जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बेटा साइक्लिक फॉर्म का ज्यादा होता है नॉन साइक्लिक से, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ साइक्लिक फॉर्म इज ग्रेटर देन दैट ऑफ नॉन साइक्लिक फॉर्म। जैसे साइक्लिक फॉर्म मेरे पास में मान लो 5 मेंबर का ये है और 5 मेंबर में तुम्हारे सामने बना दिया ऐसा कुछ, किसका ज्यादा होगा? इसी का ज्यादा होगा, ठीक है ना। 6 मेंबर का मेरे पास में साइक्लिक फॉर्म है तो साइक्लिक फॉर्म 6 मेंबर का ज्यादा होगा किससे बेटा? नॉन साइक्लिक फॉर्म, ठीक है। एक बात ये है कि मेल्टिंग पॉइंट जो होता है दैट इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरोमेटिसिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरोमेटिक कैरेक्टर। जिसके अंदर एरोमेटिक कैरेक्टर है, मास अगर सेम है तो चीज हम लोग कब कंपेयर करेंगे? इफ मास सेम, मास इज सेम, सेम मास के कंपाउंड्स में नियरली सेम मास हो, थोड़ा बहुत डिफरेंस चलेगा, नियरली सेम मास हो। जैसे मेरे पास में साइक्लिक कंपाउंड है 6 का और मैंने 6 का लिखा हुआ था, उसमें बेंजीन बना दिया, तो किसका ज्यादा होगा बेटा? इसी का ज्यादा होता है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसका कैसा होगा? ज्यादा होगा। कॉपी करो ये चीजें, बाकी चीजें जो और चीजें नियरली सब सेम। हम लोग पढ़ते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाली सरफेस एरिया हो गया, ब्रांचिंग वाला टर्म हो गया, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन लगा दे इंटरेक्शन का ऑर्डर हो गया, बाकी सारी चीजें मैक्सिमम चीजें सेम। हो गया बेटा यहाँ पे? ऐसे हो इसको समझने में किसी को नहीं है ना? क्लियर है सब कुछ? चलिए चलिए, अब ठीक से समझना जो मैं आगे पढ़ाने वाला हूँ। तो लोगों को मैं कंफर्मेशंस पढ़ाऊंगा अभी, ठीक है ना। कंफर्मेशन कंफर्मेशन का ज्यादा पार्ट नीट में नहीं है वैसे, ठीक है। बेसिक चीजें हैं नीट के लिए, थोड़ा सा हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। अभी थोड़ा सा चीज, ज्यादा हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। हम बेसिक स्ट्रक्चर्स, न्यूटन प्रोटेक्शन कैसे बनाते हैं, सोर्स कैसे बनाते हैं, और उसके बेस पे सिर्फ एक दो मॉलिक्यूल का स्टैगर्ड इक्लिप्स, उसमें भी गॉस एंटी एंड फुली और पार्शियली तक, इतना हम लोग 3-4 मॉलिक्यूल बस में पढ़ाऊंगा, उसके आगे उसको डिस्कस नहीं करूंगा, ठीक है। वहीं तक सफिशिएंट रहता है नीट वालों के लिए, उससे ज्यादा डिस्कस जरूरी भी नहीं है, ठीक है। थोड़ा कंफर्मेशन क्या होता है पहले ये बताओ। कंफर्मेशन का मतलब होता है बेटा रोटेशन अबाउट सिग्मा बॉन्ड, आया ना? क्या होगा? रोटेशन अबाउट सिग्मा बॉन्ड। तुम लोगों को पता है मेरे पास में एक मॉलिक्यूल होता है CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, पहले सुनो इसे। फिर CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 में ये सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन होता है या नहीं होता? बिल्कुल होता है ना? होगा क्या नहीं होगा?
सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन होगा। मान लो जो कार्बन होगा इस पर 3 ऐसे दिखेगा तुम लोगों को, और 3 कंटिन्यूअसली ऐसे ऐसे घूम रहा है कि नहीं घूम रहा? जब घूमेगा तो कितना स्ट्रक्चर मिलेगा? इनफाइनाइट। घूमेगा तो कितना स्ट्रक्चर मिलेगा बेटा? इनफाइनाइट, n नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स। ठीक है ना? थोड़ा हम लोगों को जो इनफाइनाइट स्ट्रक्चर्स मिलते हैं रोटेशन अबाउट सिग्मा बॉन्ड के, हम लोगों को क्या मिलेंगे बेटा? इनफाइनाइट स्ट्रक्चर्स हम लोगों को मिलते हैं। These infinite structures are known as conformations. इन इनफाइनाइट स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? कंफर्मेशन बोलते हैं। समझ में आ रहा है मैं बोल रहा हूँ? रोटेशन क्यों होता है? बात ये कि रोटेशन क्यों हो रहा है बेटा? रोटेशन इसलिए होता है कि जो मॉलिक्यूल होता है उसमें रिपल्सन होता है बेटा, उसमें स्ट्रेन होता है। क्या होता है? स्ट्रेन। ठीक है? मॉलिक्यूल के अंदर जो स्ट्रेन होता है वो दो वजह से होता है। किस वजह से? दो तरीके का रिपल्सन मॉलिक्यूल के अंदर मिलता है। कौन सा रिपल्सन बेटा? एक तो वैन डर वाल्स रिपल्सन। कौन सा वाला होता है बेटा? एक वैन डर वाल्स रिपल्सन और एक टॉर्सनल। ठीक है ना? टॉर्सनल स्ट्रेन के नाम से सुने होंगे। एक टॉर्सनल स्ट्रेन होता है, एक वैन डर वाल्स रिपल्सन होता है। ठीक है बेटा? वैन डर वाल्स रिपल्सन का मतलब क्या होगा? वैन डर वाल्स रिपल्सन किसकी वजह से होता है बेटा? साइज की वजह से। टॉर्सनल स्ट्रेन किस वजह से होता है? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। जो बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो भी एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो कोई भी मॉलिक्यूल अगर तुम लोग पढ़ोगे उस मॉलिक्यूल के अंदर दो तरीके का एंगल हम लोगों को मिलता है। दो तरीके का एंगल हम लोगों को मिलेगा। कौन सा दो एंगल? एक होता है बॉन्ड एंगल। क्या होता है बेटा? बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल क्या होता है? एंगल बिटवीन बॉन्ड ऑफ सेम एटम। क्या होता है? एंगल बिटवीन बॉन्ड्स ऑफ सेम एटम। बेटा दो एक ही एटम पे दो बॉन्ड, उनके बीच का एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? बॉन्ड एंगल बोलते हैं। दूसरा एक और एंगल हम लोग डिफाइन करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? डाईहेड्रल एंगल। दूसरे टाइप का एंगल को क्या बोलते हैं हम लोग? डाईहेड्रल एंगल बोलते हैं। तो बताओ डाईहेड्रल एंगल क्या होता है? डाईहेड्रल एंगल इज द एंगल बिटवीन, इट इज द एंगल बिटवीन टू bonds of neighboring atoms. टू bonds of neighboring atom। ठीक से समझना मैं बोल रहा हूँ। ठीक है ना? दो पड़ोसी एटम के दो बॉन्ड उठाए, उनके बीच का एंगल को डाईहेड्रल एंगल बोलते हैं। ठीक है ना? सबसे अच्छी बात यह है कि ड्यू टू रोटेशन, अगर रोटेशन होगा तो कौन सा वाला एंगल चेंज करता है बेटा? ड्यू टू रोटेशन डाईहेड्रल एंगल चेंजेस। रोटेशन की वजह से डाईहेड्रल एंगल चेंज कर जाता है, बट बॉन्ड एंगल रिमेन सेम। बट बॉन्ड एंगल में कोई चेंज नहीं आता है, बट बॉन्ड एंगल रिमेन सेम। नहीं आया कुछ समझ? देखो ऐसा समझो, जो CH3 में तुम्हें दिखा रहा हूँ, एक ये CH3 है, दूसरा ये CH3 दिख रहा है। मैं क्या बोल रहा हूँ? इस पर 3 बॉन्ड होगा, एक इधर, एक ऐसा मान लो जो इधर है, और एक मेरा इधर की तरफ निकला हो। ठीक है ना? ऐसा कुछ। ठीक है? 3 बॉन्ड है, इस पे भी 3 बॉन्ड होगा। 3 बॉन्ड होगा ना? अब ये वाला फॉर्म रोटेट करेगा कि नहीं करेगा? ये वाला फॉर्म भी रोटेट करेगा। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ये दोनों उंगलियां देखो, इनके बीच का एंगल क्या है? डाईहेड्रल एंगल। ये एंगल क्या है? अंगूठे और इस उंगली के बीच का एंगल क्या? बॉन्ड एंगल। एक एटम के दो बॉन्ड, इनके बीच का एंगल बॉन्ड एंगल होता है। अलग अलग एटम का दो बॉन्ड, उनके बीच का एंगल क्या होता है? डाईहेड्रल एंगल। मैं क्लियरली दिखाऊंगा, अभी बनाऊंगा इस वक्त तो क्लियरली दिखेगा कहां पे बॉन्ड एंगल है, कहां पे डाईहेड्रल एंगल है। अगर रोटेट करेगा तो क्या रोटेट करने से ये एंगल में कोई चेंज आएगा? तो सेम ही रहेगा। रोटेट करने से क्या होगा? इन दोनों के बीच का एंगल जरूर चेंज करेगा। बढ़ गया, कम हो गया, बढ़ गया, कम हो गया। समझ आ रहा है कि नहीं? रोटेशन जैसे कौन सा वाला एंगल चेंज करता है बेटा? डाईहेड्रल एंगल चेंज करता है। डाईहेड्रल एंगल चेंज करता है मतलब जो स्ट्रेन होगा वो अलग अलग रहेगा। एक्चुअली में ऐसा समझो कि मॉलिक्यूल रोटेट क्यों कर रहे हैं। तुम लोग बैठो, तुम्हारी बॉडी में स्ट्रेन आया कि नहीं आया? 3 घंटे के उससे क्लास ले रहे हो, एक ही जगह बैठो, स्ट्रेन जब खड़े होगे तो क्या करोगे? एक हाथ इधर फेंकोगे, गर्दन हिलाओगे, ऐसे स्ट्रेन को रिलीज करोगे कि नहीं करोगे? कितने फॉर्म बनेंगे तुम्हारे? इनफाइनाइट नंबर ऑफ फॉर्म। तो ऐसा मॉलिक्यूल भी करता है। मॉलिक्यूल बैठे बैठे क्या हो गया? स्ट्रेन आ गया, स्ट्रेन को क्या करेगा? रिलीज करेगा।
स्ट्रिंग रिलीज करने के लिए क्या करेगा वो, अपने आप को इनफाइनाइट नंबर ऑफ फॉर्म्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ फॉर्म्स में डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो क्या होगा बेटा, जो उसका पोटेंशियल एनर्जी है, रिपल्सन की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा, वो क्या होगा, वो इनफाइनाइट फॉर्म्स में डिस्ट्रीब्यूट होकर कम हो जाएगा और मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी कैसा होगा, बढ़ जाएगा। तो एक्चुअली मॉलिक्यूल क्या करता है, अपने आप को इनफाइनाइट नंबर ऑफ फॉर्म्स में अपने रिपल्सन को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, जिससे मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी कैसा होता है, बढ़ जाता है। तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए वो क्या करता है बेटा, कंटिन्यूअसली रोटेट करता है। ठीक है, इस सबको पढ़ने के लिए हम लोगों को दो तरीके का रिप्रेजेंटेशन पढ़ना होता है, एक सॉहर्स और एक न्यूमन्स। ठीक है ना, सॉहर्स प्रोजेक्शन क्या होता है उसको ठीक से समझना तुम लोग। सबसे पहला प्रोजेक्शन क्या है बेटा हम लोगों के पास, सॉहर्स। ठीक है, सबसे पहला प्रोजेक्शन हम लोगों के पास सॉहर्स प्रोजेक्शन है। सॉहर्स प्रोजेक्शन बहुत आसान सा प्रोजेक्शन है, बहुत ही बेसिक। एक एक करके समझना, जिन लोगों को आता है जिन लोगों को नहीं आता वो सब कुछ बहुत आसान सी चीजें हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं कि जो तुम्हें समझ नहीं आएगा। ठीक है, मान लो तुम्हारे पास में CH3 मॉलिक्यूल, तुम्हें उसको ठीक तरीके से रिप्रेजेंट करना है, तो क्या करोगे, दो कार्बन है, इनके बीच में एक सिलेंटिंग लाइन, ये पॉइंट क्या है बेटा, कार्बन, ये पॉइंट क्या है, कार्बन। पहले वाले कार्बन पे कितने एच है, 3 एच। एच को रिप्रेजेंट कैसे करना है, ठीक है सुनो, पहले वाले कार्बन पे एच को लिखने का दो पॉसिबिलिटी, या तो ऊपर की तरफ बनाओ या नीचे की तरफ। मैं दोनों तरीके से बनाऊं, पहले वाले कार्बन में तुम लोगों ने ऊपर की तरफ बनाया, उधर तो तुम नीचे की तरफ बना, दोनों पॉसिबिलिटी है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। बाकी कितना एच बचा हुआ, 3 एच, बाकी 2 और एच बच गया ना, इस कार्बन पे कितना एच बचा, 2 और बचा। तो 2 को कैसे रखोगे बेटा, 120 पे, 120 के एंगल बेस से बना दो। तुम ऐसा एंगल कितना होता है, 109 का ना, तो तुमसे बोलो कितना एंगल है बताओ, इनके बीच का एंगल बोला कितना है, ऐसे होता है ना टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। इधर यहाँ कितना दिख रहा है, तुम 120 दिख रहा है ना ऐसे, तो तुम उसको इधर से ऐसे व्यू करोगे तो 120 दिखेगा ना नीचे वाले 3 के बीच में, तो वो 120 बना रहे हैं व्यू वाला। ठीक है ना, हम लोग क्या करें, इस मॉलिक्यूल को मान लो कि CH3 था, उसको इस साइड से व्यू करेंगे तो। ठीक है, यहाँ पे बेटा H तो मुंह बनाना चाहते हो, नीचे जल्दी से बताओ, दूसरे वाले कार्बन पे नीचे बना ले, बड़ा 2 H और होंगे। समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। इस प्रोजेक्शन को हम लोग क्या बोले, न्यूमन्स प्रोजेक्शन बोले। नीचे रखे थे तो बाकी 2 H को क्या कर लो बेटा, 120 का तुम्हें बनाना होता है, बन गया प्रोजेक्शन। तुम लोग अभी नीचे रखो, तुम चाहे ऊपर रख लो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ऊपर रखोगे तो एक इधर आएगा, एक इधर आएगा, एक इधर आएगा, दिख जाएगा 120 का एंगल। जैसे तुमसे बोले कि हम लोगों के पास ये मॉलिक्यूल है, इसका न्यूमन्स प्रोजेक्शन बनाओ, CH3 CH2 CH3। और न्यूमन्स प्रोजेक्शन किसी 2 कार्बन के बीच में बनता है हमेशा, तुम्हारा मन करे वो 2 कार्बन उठा लो, अगर कुछ नहीं दिया होगा तो बीच के 2 कार्बन मिडिल मोस्ट, यहाँ मिडिल मोस्ट वगैरह कुछ है नहीं, ब्यूटेन में लिखा हो तो 2 बीच में मिल जाएगा, प्रोपेन में तो एक साइड का उठाना पड़ेगा। अब इधर वाला उठाओ या इधर वाला उठाओ, ठीक है ना, ये कार्बन 1 है बेटा, ये 2 है, 1 2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। पहले वाले कार्बन पे क्या 3 एच, तुम लोगों ने एक एच नीचे बनाया, दूसरा एच इधर, तीसरा एच इधर, 120 पे। दूसरे वाले कार्बन पे क्या है बेटा, एक CH3 2 एच, एक CH3 नीचे बना लिया मैं 2 एच। कौन सा प्रोजेक्शन बना, सॉहर्स प्रोजेक्शन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा तुम्हें, कोई दिक्कत तो नहीं इसको समझने में। तो तुमसे बोला इसके बीच में बनाओ, CH3 CH2 CH2 CH3 CH3 CH2 CH2 CH3। बाय डिफॉल्ट कौन सा वाला उठाओगे, बीच वाला। तो कुछ नहीं बोलेगा तो बीच वाला दो, उसने बोला होता तो उसको उठा दो जिसको बोला होता। हम लोगों ने बाय डिफॉल्ट बीच वाला उठा लिया। पहले वाले कार्बन पे क्या है, 2 एच और एक CH3, एक CH3 कितना एच, 2 एच। ऊपर वाले कार्बन पे क्या है बेटा, एक CH3 ऊपर बनाए नीचे बनाए, नीचे बना ले, कितना एच, 2 एच। हो गया कहानी खत्म। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। मान लो तुम लोगों से बोला होता कि इसी में CH3 CH2 CH2 CH3, इसी में दोनों के बीच में बनाओ, तो ये भी बना लेंगे हम। पहले वाले कार्बन पे क्या क्या है बेटा, 3 एच। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। एक एच कैसे बना नीचे की तरफ, दूसरा एच इधर, तीसरा एच इधर। दूसरे वाले कार्बन पे क्या है बेटा, 2 एच और एक इथाइल है,
एक इथाइल है, 2 H है। हम नीचे से हम बना रहे नीचे, तुम लोग कहीं पे भी बना सकते हो, कॉम्बिनेशन कुछ भी बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी कॉम्बिनेशन को हम लोग अलग अलग नाम देंगे। जैसे देखो यहाँ पे इनके बीच का एंगल क्या है, ये एंगल क्या है, ये एंगल क्या है बेटा, बॉन्ड एंगल। हाँ या ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? क्लियर है? Yes. ये जो H है, ये वाला H, ठीक है चल, ये वाला H और ये वाला इथाइल, इनके बीच का एंगल क्या होगा, डायहेड्रल एंगल। ये दो पड़ोसी कार्बन, ये वाला H और ये वाला H के बीच का बॉन्ड एंगल क्या होगा, डायहेड्रल एंगल। ये वाला H और ये वाला H के बीच का बॉन्ड एंगल क्या होगा, डायहेड्रल एंगल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे हाँ या ना, हम इसको और एक और अच्छे तरीके से दिखाएंगे, एक और प्रोजेक्शन बनाएंगे तब क्लियरली दिखेगा, अब इतना क्लियर नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। तो पहले ये बताओ कि सॉर्स प्रोजेक्शन बनाने में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? मान लो हम लोगों के पास बेटा दो ऐसा कुछ दिया हो तो CH3 CH2 NH2, CH3 CH2 NH2 से बोले होते हैं, तो बना लोगे कि नहीं बना लोगे? तुमसे बोले N और इसके बीच में बनाओ, तो बेटा एक N है और दूसरा कार्बन है, तो कार्बन को लिखना नहीं, लेकिन N को लिखना पड़ेगा क्लियरली। कार्बन पे कौन कौन लगा हुआ है बेटा, कार्बन पे एक CH3 और 2 H है। N पे क्या है बेटा, N पे एक लॉन पेयर है और 2 H है, बन गया प्रोजेक्शन, ठीक है। समझ आया? बट इस न्यूमन प्रोजेक्शन की हेल्प से हम लोग एक और प्रोजेक्शन, स्टोहार्स की हेल्प से हम लोग एक प्रोजेक्शन और बनाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूमन प्रोजेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूमन। इस स्टोहार्स की हेल्प से हम लोग एक और प्रोजेक्शन बनाते हैं, जिसको न्यूमन्स प्रोजेक्शन बोलते हैं, ठीक है ना, न्यूमन्स प्रोजेक्शन। बड़ा न्यूमन प्रोजेक्शन क्या कहता है, जो न्यूमन प्रोजेक्शन होता है वो किससे बनाते हैं हम लोग, हमेशा स्टोहार्स से बनाते हैं। अगर ये पता होगा तो हम लोग ये बना पाएंगे, ठीक है। हम लोग बेटा क्या करते हैं, न्यूमन प्रोजेक्शन बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सॉर्स प्रोजेक्शन, ठीक है ना। सॉर्स पता होगा तो हम लोग क्या बना लेंगे आसानी से, न्यूमन प्रोजेक्शन बना सकते हैं, ठीक है ना। तो न्यूमन प्रोजेक्शन बनाने के लिए हम लोगों को सॉर्स प्रोजेक्शन क्लियरली पता होना चाहिए। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को समझने में? देखो न्यूमन प्रोजेक्शन बनाते कैसे हैं, न्यूमन प्रोजेक्शन में हम लोग इसको सॉर्स को देखेंगे। मान लो इस सॉर्स प्रोजेक्शन को तुमने इस साइड से व्यू किया यहाँ से, तो तुम्हारे ये कार्बन के पीछे ये वाला कार्बन होगा, हाँ या ना। जैसे ये दिख रहा है, यहाँ पे 3 H लगा होगा, पीछे 3 H लगा होगा। तुम यहां से देखो, तुम्हें ये कार्बन तो दिखेगा, इसका H दिखेगा, ये कार्बन दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा। इसका H दिखेगा क्या नहीं दिखेगा, डिपेंड करता है वो घूम रहा है, हो सकता दिखे हो सकता ना दिखे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस। कोई दिक्कत तो नहीं है तुम्हें समझ में? एक कार्बन दिख रहा है, एक कार्बन नहीं दिख रहा, दो बातें हैं, एक कार्बन दिख रहा है नहीं दिख रहा, H दिख रहा है या नहीं दिख रहा वो अलग सोचेंगे। ये कार्बन का क्लियर है बेटा। जो कार्बन दिखेगा, जो कार्बन दिखता है बेटा, उसको हम लोग किससे शो करते हैं, तो दिखता है उसको हम लोग शो करते हैं डॉट से। तो दिख रहा है उसके लिए डॉट बना दें, जो नहीं दिख रहा, जो नहीं दिखेगा उसको हम लोग क्या करेंगे बेटा, उसके लिए सर्कल बनाते हैं, ठीक है। अब खुद सोच के देखो कि यहाँ वाले कार्बन का 3 मास तुम्हें यहीं से दिखेगा, पीछे वाले कार्बन का H यहाँ से दिखेगा, कहीं यहाँ से दिखेगा, कहीं दूर से दिखना स्टार्ट होगा ना, हाँ या ना। यस सर। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, ऐसे उसके लिए सर्कल बना दिया इस वजह से, ठीक है। अब करना क्या है, जो जहां प्रेजेंट है उसको बनाते जाओ। जैसे ये वाला प्रोजेक्शन तुम्हारे पास में है, ठीक है, इससे तुम्हें बनाना है न्यूमन, ये तुम्हें दिख रहा ही है, नहीं दिख रहा, इसको बनाएंगे हम न्यूमन। देखो ठीक से सुनो, ये वाला कार्बन नहीं दिख रहा, ये वाला कार्बन दिख रहा है ना। जो कार्बन नहीं दिख, जो कार्बन दिख रहा है उसमें एक H ऊपर है और 2 H होंगे बेटा, कितने एंगल पे, 120 से बना दिया,
कोई समस्या? नो किसी को दिक्कत है क्या? जो कार्बन नहीं दिख रहा है उस पर H कहाँ पे बेटा? एक H ऊपर है, इससे ऊपर था, इससे नीचे है, और दो H बेटा कितने को होगा? 120 ऐसे बना दिए। ये इसका कौन सा वाला पोजीशन बन गया? न्यूमन पोजीशन। ये जो येलो लाइन के बीच का एंगल है, ये वाला क्या है? बॉन्डिंग। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये क्या है बेटा? डाइहेड्रल है। और क्लियरली दिख रहा है डाइहेड्रल है? यहाँ कितने का डाइहेड्रल? 60 का। हाँ या ना? यस यहाँ डाइहेड्रल एंगल कितना है बेटा? 60 का। बॉन्ड एंगल कितना दिख रहा है? 120 का। कोई समस्या किसी को? कोई दिक्कत? इसका बनाए होते तो एक कार्बन दिख रहा है बेटा, एक नहीं दिख रहा। तो दिख रहा है उस पर H किधर है? एक H नीचे, दो H 120 से बना दिए। इससे बेटा एक H ऊपर, दो H बना दिए। समझ आया कि नहीं आया? इसका बताओ। एक कार्बन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है। दिखने वाले पे बेटा H नीचे, एक H इधर, एक H इधर। नहीं दिखने वाले पे CH3 नीचे के ऊपर है? नीचे बेटा, इसके पड़ोस से थोड़ा सा दिखाएंगे। नीचे होगा तो डाइहेड्रल एंगल कितना हो जाएगा? 0। दोनों ही नीचे, एक H यहाँ पे और एक H। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? न्यूमन प्रोजेक्शन कैसे बनाते हैं, कोई समस्या तो नहीं है? न्यूमन आ जाएगा तो हम लोग बस जो कन्फर्मेशन पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ाने में कोई समस्या नहीं होने वाली, चुटकियों में खत्म कर देंगे। सिद्धांत समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? यस सर, वो जो CH2 और NH2 वाला बताया तो उसमें कैसे बनेगा? उसमें ही बताएंगे, परेशान नहीं हो। इसमें बनाना होता बेटा तो क्या करते हैं? एक सेंटर, एक पड़ोसी, एक दिख रहा है, एक नहीं दिख रहा। दिखने वाले बताओ। CH3 ऊपर है, एक H इधर है, एक H इधर है। ना दिखने वाले पे CH3 नीचे, एक H इधर, एक H इधर। कौन सा प्रोजेक्शन? न्यूमन प्रोजेक्शन। इसमें एक दिखने वाला, ना दिखने वाला। दिखने वाले बेटा 3 H है, एक H नीचे, एक इधर, एक इधर। इससे बेटा इथाइल भी नीचे की तरफ ही है ना, 80 H। ठीक है। वैसे एक्चुअल में इस H के बिल्कुल पीछे आएगा इथाइल, उसको पड़ोस से दिखा देंगे ना। अगर मान लो H हुआ तो दिखाने का जरूरत नहीं है, लेकिन कोई दूसरा ग्रुप वाला दिखाना तो पड़ेगा, नहीं दिखाना पड़ेगा? बिना दिखाए काम चला देंगे ना, दिखाना पड़ेगा। अब देखो इसमें हमें बनाना होगा तो हम लोग क्या करेंगे? हमेशा उस एटम से व्यू करेंगे जो कार्बन के अलावा कोई दूसरा एटम है। समझ आया कि नहीं आया? क्योंकि पीछे वाले के लिए बनाना पड़ेगा सर्कल। सर्कल की जगह पे तुम एन नहीं बना सकते, तो बना दोगे इतने हो जाओ। डॉट की जगह एन लिखा जा सकता है। अरे यस सर, यस सर। आपकी 1 बजे क्लास क्या है? 1 बजे ड्रॉपर की ड्रॉपर, IIT ड्रॉपर। क्या हो गया? अरे एक्चुअली मैं अविनाश से गया था, हाँ तो जाम में समझता कि क्लास में 1 बजे से पहुंच नहीं पाएंगे। हाँ मैं आपकी क्लास है? मेरी इसकी 11th तो उसको छोड़ दो सर। 11th की क्लास में की नहीं होती है। किसकी? 11th को डाल दो सर, पेंडिंग 11th को कर सकते हैं। हो गया इतना? सर ये एन बस रिप्रेजेंटेशन है ना, डॉट की जगह? डॉट की जगह एन तो बना सकते हैं, सर्कल की जगह एन लिखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर दोनों एन हो गए तो छोड़ दो। ठीक है सर, एक कारण होना बहुत जरूरी है, तभी न्यूमन पोजीशन बन सकता है, अदरवाइज नहीं बनता। ठीक है सर। तो एक एन है, उस पर क्या है बेटा? एक लॉन पेयर नीचे की तरफ बनाया हम, एक H इधर, एक H इधर। CH3 भी नीचे की तरफ ही बेटा, हाँ है ना? यस सर। दूसरा H इधर, तीसरा H इधर। समझ गए? कोई समस्या तो नहीं है? तो न्यूमन प्रोजेक्शन समझ में आ रहे हैं? सर टर्मिनल समझ में आ रहे हैं? हाँ सर। सर टर्मिनल पे 3 ग्रुप होना जरूरी है?
टर्मिनल पे 3 ग्रुप तो कार्बन है बेटा, 3 तो हो गए, 4 बनाते हैं। नहीं मतलब सेकेंडरी अमीन का बनाना हो तो 3 तो सेकेंडरी अमीन मतलब अमीन सर, के पास सेकेंडरी हो कुछ भी हो, सेकेंडरी अमीन मतलब आर लगा होगा ना यहाँ, लगा देंगे आर इधर। सर जैसे CH3 NHCH3 है, CH3 NHCH3 ना, हाँ तो क्या दिक्कत, इन दोनों के बीच में बना दें, बना देते हैं। देखो N पे एक लोन पेयर, N पे एक H और एक CH3, इस CH3 में तीनों H ही है। यस समझ गए? ऐसे बनाओ, या तुम इसको ऐसे ना बना के ऐसे बना लो, हम लोग उसी के ऊपर दिखा दिए, तुम अलग अलग दिखा लोगे। इस पर 3 H होंगे, एक H इधर, एक H इधर, एक H इधर, इनको अलग अलग नाम देंगे हम आगे चलते। ठीक है, थोड़ा कल पढ़ाएंगे हम कन्फर्मेशंस, ठीक है, और कल हम लोग खत्म करेंगे पूरा। 11th वाली क्लास ग्रुप पे डली हुई है।